लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा हाँ, लास्ट टाइम हमने इलास्टिक कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। उसमें से कुछ क्वेरीज भी आए हैं कि सर कहीं कहीं चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। उसका एक ही रीज़न है कि लेटरल और लीनियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए उसको रिवीजन में लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। सेक्शन कुछ हमारा इस तरह का था जिसमें निचले पोर्शन को हमने क्या कर रखा था, फिक्स कर लिया था। जब फोर्स अप्लाई हुआ तो ये सेक्शन कुछ इस तरह का चेंज हो गया। ठीक ना? और पहले आपका ये डायगोनल था और नया डायगोनल आपका ये बन गया। ठीक है, यहां पर लगा क्या था भाई, एक शियर लोड P लगा था, या टाउ कहें, जो भी कहें आप, बिकॉज P और टाउ का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इट विल बी सेम। ठीक है ना? सारी समस्या का जड़ यहां पर लेटरल और लीनियर स्ट्रेन है। ठीक है, आज इस समस्या का समाधान करने के लिए हम इसको बहुत सिंपल तरीके से लेके चल रहे हैं, ताकि अगर हमें इस एक्सिस के अलोंग, इसको हमने B माना था और इसको हमने D माना था, डायगोनल BD के अलोंग यदि हमें स्ट्रेन की वैल्यू लिखनी हो तो हम कैसे लिखें? ठीक ना? देखें, ये जो शियर फोर्स P अप्लाई हो रहा है, इसका इस डायगोनल की तरफ जो इफेक्ट है वो टेंसाइल है, तभी आप देख रहे हैं ये चीज क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। बट अगर आप ध्यान से इस एंगल के इसके तरफ देखेंगे तो पहले ये क्या था, पहले ज्यादा था और बाद में क्या हो गया, पहले ये था सी ए और ये था सी डैश, पहले ए सी था बाद में ए सी डैश हो गया, यानी ए से सी डैश की तरफ क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन। अब भाई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या आपको कंप्रेसिव फोर्स दिख रही है, कहां है, नहीं है। अगर इधर एलोंगेशन हो रहा है तो क्या टेंसाइल फोर्स दिख रहा है, नहीं। क्लियर है ना? तो टेंसाइल फोर्स दिख रहा है और ना ही कंप्रेसिव फोर्स दिख रहा है, बट फिर भी इसके अलोंग एलोंगेशन हो रहा है और इसके अलोंग कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक तरफ खींच रही और एक तरफ क्या कर रही है, दबा रही। वो कुछ नहीं, वो यही था, इसी का इफेक्ट इस डायगोनल के अलोंग टेंसाइल है और इस डायगोनल के अलोंग कंप्रेसिव है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमने क्वेश्चन में जो निकाला है वो स्ट्रेन सिर्फ किसके अलोंग निकाला है, अलोंग दी बीडी, अलोंग दी बीडी। हमने सिर्फ बीडी के अलोंग स्ट्रेन निकाला है ना। ठीक ना? तो आज हमको सिंपली ये देखना है कि हम कैसे लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू लिखेंगे। हम शियर स्ट्रेन को भूल जाते हैं, सिर्फ लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू को लिखना है इस डायगोनल और इस डायगोनल के अलावा। बात समझ में आ रही है? नाउ यही P यहां पर टेंसाइल इफेक्ट दे रहा है और यही P यहां पर कंप्रेसिव इफेक्ट दे रहा है। ये चीज क्लियर है कि अलग से कोई कंप्रेसिव फोर्स या फिर कोई टेंसाइल फोर्स नहीं है, जो है सो ये शियर फोर्स है और इसी का इधर टेंसाइल फॉर्म में लग रहा है और इधर के लिए कंप्रेसिव फोर्स में लग रहा है। तो सबसे पहले इसके अलोंग अगर हम लिखें, इसके अलोंग हम क्या लिखेंगे, लीनियर या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है भाई, टेंसाइल लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है ना। तो फोर्स की दिशा में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और लोड जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो जरा बताएं इस डायरेक्शन में कितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, P अपॉन E, यही होगा ना। हमने पढ़ा है स्ट्रेस इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, यही पढ़ा है ना। ठीक है, ध्यान दें, कुछ इस तरह का सिस्टम था हमारा, इधर P लग रहा था, इधर P लग रहा था। ठीक है, तो जब हमने स्ट्रेस निकाला, दिस इज P अपॉन क्या आया, P अपॉन
स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया, और यूं कहें कि रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक ना, बिकॉज ये क्या है, दिस इज टाउ अपॉन, सॉरी टाउ नहीं, पी डैश अपॉन ए। पी अप्लाइड लोड है और पी डैश क्या है, रेसिस्टिंग फोर्स, जो कहां से डेवलप हो रहा है, मटेरियल के अंदर से, जहां P इज इक्वल टू पी डैश। हमने देखा था जैसे जैसे हम P की वैल्यू बढ़ाएंगे पी डैश की वैल्यू भी क्या होगी, उसी रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रेस आ गया, और फिर हमने ये हुक्स लॉ निकाला था। हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या था, एक रिलेशनशिप था। तो हमने अगर यहां से स्ट्रेन निकालना हो तो इट इज स्ट्रेस अपॉन ई, और यदि ये स्ट्रेस लोड की दिशा में है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी स्ट्रेन अगर लोड की दिशा में है तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है। अब जरा बताइए, इस डायरेक्शन में यदि हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखना हो तो कितना आएगा भाई, इट विल बी, बताइए, P अपॉन ई, लिख सकते हैं P अपॉन ई। क्लियर है ना। इधर तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, बट इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये हुआ, इधर कितना होगा भाई, इधर कितना होगा, अलोंग परपेंडिकुलर, बताइए कितना होगा, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ माइनस P अपॉन ई, कि P अपॉन ई, P अपॉन ई। अरे भाई यही कहना कि अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी तो ये इसी फोर्स के कारण आ रहा है ना, और फोर्स का नेचर क्या है, अगर ये फोर्स कंप्रेसिव होता तो यहां क्या लेते हम, माइनस P अपॉन ई लेते। सारा कंफ्यूजन का जड़ यही है, इसको नहीं समझेंगे तो फिर शियर स्ट्रेस का जो रिलेशन था वहां पे समझने में दिक्कत आएगी। हाँ जी, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। कौन सी क्लास है आपकी, पहली क्लास है, सेकेंड क्लास है, तो कुछ नहीं घुसने वाला। फिर क्यों छुट्टी मना रहे हो इतना, हाँ जी, कहा क्या बता रहा था मैं, हाँ, यहां ये जो फोर्स है वो कैसा है, टेंसाइल, तो P अपॉन ई, ठीक ना, ये तो फोर्स की दिशा में हो गया, स्ट्रेस की दिशा में हो गया, और अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन कितना होगा, माइनस म्यू, चूंकि लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस म्यू P अपॉन ई। पॉइजन रेशियो के साथ हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लिख देते हैं, ठीक है जी ना। अब हम बात करें, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम सिग्मा 1 की बात करेंगे तो सिग्मा 2 की चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। अब हम टेंसाइल की का काम हो गया, अब किसको पकड़ेंगे, कंप्रेसिव की बात करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स इट विल बी माइनस P। क्लियर है, P तो फोर्स हो गया और माइनस लगा दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नेचर में कैसा है, कंप्रेसिव है। तो जरा बताइए इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा भाई, हाँ जी, माइनस P अपॉन ई। सही लिखा है मैंने, हाँ जी, सही है, अरे बोलो, ठीक है। ये फोर्स की दिशा में हुआ, अब इस फोर्स का देखो, ये फोर्स इधर से लग रहा था ना, अब इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो ये होगा, इसके अलोंग, तो फोर्स के परपेंडिकुलर यानी लेटरल की वैल्यू कितनी होगी जरा बताइए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माइनस म्यू इंटू, यही तो होगा, ठीक ना। ध्यान दें, अब हमको टोटल स्ट्रेन लिखना है अलोंग BD, इसके अलोंग टोटल स्ट्रेन। अब इसके अलोंग एक स्ट्रेन तो आएगा टेंसाइल फोर्स के कारण, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसकी वैल्यू कितनी है भाई, इट इज P अपॉन ई। और जो दूसरा स्ट्रेन आ रहा है वो कंप्रेसिव फोर्स के कारण आ रहा है,
और वो लीनियर है कि लेटरल है? लेटरल है। देखिए ये तो लीनियर हो गया ना कंप्रेसिव फोर्स की दिशा में, और कंप्रेसिव फोर्स के परपेंडिकुलर दिशा में क्या है? माइनस म्यू इंटू माइनस पी अपॉन। तो इस दिशा में टोटल स्ट्रेंथ एक तो ये हो गया, और दूसरा कंप्रेसिव फोर्स के कारण प्लस, सॉरी ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस पी अपॉन, ये चीज है। ये टोटल स्ट्रेन की वैल्यू होगी किसके अलोंग? अलोंग बीडी। सारा कंफ्यूजन यही था। किसका मैसेज था सर समझ में नहीं आया? किसी ने किया था, मैंने कहा था कल फिर से डिस्कस करूंगा। दूर हुआ कंफ्यूजन? आपका था? ऐसा कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देखो क्वेश्चन रेज होगा तो ये रिपीट हुआ ना दोबारा, नहीं रेज होगा तो कोई रिपीटेशन नहीं। तो जहां ना समझ में आए वहां तुरंत बताना होगा कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, तभी तो मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। आइए, इस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बट ये आगे नहीं बढ़ पाया था। आइए देखते हैं फिर से। हमने यहां पर एक बार कंसिडर किया है, ठीक ना, और बार के एक सिरे को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया। और इस इंड को हम कहते हैं फ्री इंड। एक को हमने फिक्स किया और दूसरा सिरा इसका फ्री है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने कितना मान लिया? ए। और इस बार की जो लेंथ है, लेंथ को हमने कितना मान लिया? इट इज एल। लंबाई एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, और हमें ये निकालना है कि ये खुद के वेट के कारण इसमें कितना एलोंगेशन होगा। सेल्फ वेट का मतलब खुद का वजन, यानी अगर ये चीज उल्टी लटकी हुई है तो इसका वेट किस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वेट विल एक्ट एज अ फोर्स। जो इसका वेट है, जो वजन है, वो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स की तरह कार्य कर रहा होगा। वजन किधर जा रहा होगा? नीचे की तरफ। तो इसका जो वजन होगा इसमें उसके कारण क्या आएगा? एलोंगेशन आएगा। हमें उसी एलोंगेशन को बताना है कि इसके खुद के वजन के कारण इसमें कितना एलोंगेशन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ये चीज हम लोग को फाइंड आउट करनी है कि अगर ये उल्टा लटका हुआ है, इसका एक इंड फिक्स है, तो इसका टोटल वेट एक फोर्स की तरह इसके सिरे पर लग रहा होगा ना। और उस वेट के कारण सीधी सी बात है, अगर हमें उल्टा लटका दिया जाए तो मेरे पूरे बॉडी का वेट क्या करेगा? रस्सी में टेंशन आएगी, क्योंकि पूरा वेट किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके कारण तनाव आएगा, खिंचाव आएगा। तो उस खिंचाव या तनाव या टेंशन के कारण बॉडी में कितना एलोंगेशन हो रहा है, ये चीज हम लोगों को फाइंड आउट करना है सेल्फ वेट के कारण। ठीक है, अब सेल्फ वेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्पेसिफिक वेट को समझना होगा। ठीक ना, हमने मान लिया कि लैम्डा इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या होता है भाई? इट इज, दिस इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम के वजन को ही हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी मटेरियल का जो वेट होता है यूनिट वॉल्यूम का, वो उसको उस पर्टिकुलर मटेरियल का क्या कहेंगे? स्पेसिफिक वेट। इसका मतलब है आयरन का स्पेसिफिक वेट अलग होगा, स्टील का, हर मटेरियल का अलग होगा। इट विल डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। किस पे निर्भर करेगा भाई? डेंसिटी पे। वेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? नाउ मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज रो इंटू डेंसिटी हो गया, मास बाई वॉल्यूम, एंड देन जी। क्लियर है? तो लैम्डा को, दैट इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द मटेरियल, इज रो इंटू जी।
अब देखें जी, हर एक मटेरियल के लिए क्या रहेगा, सेम, बट रो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। हर अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी क्या होगी, अलग। इसका मतलब हर मटेरियल की जो स्पेसिफिक वेट या लेमडा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ये चीज क्लियर है। तो लेमडा यूनिट वॉल्यूम का वजन, किसी भी मटेरियल का अगर हम यूनिट वॉल्यूम 1 यूनिट वॉल्यूम ले लें तो उसका जो वेट है उसी को हम उस मटेरियल का क्या कहेंगे, स्पेसिफिक। तो सपोज ये हमें इसका वेट, ये जो बार हमने यूज किया है, जो छड़ यूज किया है, इसका हमें टोटल वेट निकालना है। हमने मान लिया इफ W इज इक्वल टू वेट ऑफ बार, इस बार का वजन हमने कितना मान लिया, कैपिटल W। तो लेमडा के टर्म्स में अगर हम लिखें दिस इज इक्वल टू व्हाट, हमें अगर इस बार का टोटल वॉल्यूम निकालना है तो सबसे पहले टोटल वेट निकालना है तो किसके बराबर होगा, इसका टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पेसिफिक वेट से। भाई एक यूनिट वॉल्यूम का वजन कितना है, लेमडा है, तो 10 यूनिट वॉल्यूम का वजन कितना होगा, लेमडा इंटू 10। तो इस बार का पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इस बार का हमें क्या मिलेगा, टोटल वेट। अरे एक केले का दाम 5 रुपया है तो 5 केले का कितना हुआ, 25 रुपया। तो यूनिट वॉल्यूम का वेट कितना है, लेमडा है। यूनिट वॉल्यूम का वेट कितना है, तो इसके टोटल वॉल्यूम का वेट कितना होगा, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई लेमडा। तो सबसे पहले इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, और लंबाई कितना है, एरिया इंटू लेंथ क्या देगा हमें, वॉल्यूम। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज लेमडा इंटू वॉल्यूम ऑफ, W को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ बार इज इक्वल टू लेमडा स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ बार, दैट इज लेमडा, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। सो टोटल वेट इज इक्वल टू लेमडा इंटू A इंटू L। दिस इज द टोटल वेट ऑफ द बार। बार का टोटल वेट हमने कितना निकाल लिया, लेमडा इंटू A इंटू L, जहां लेमडा स्पेसिफिक वेट है, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड L इज द लेंथ। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अब जरा देखो, ये जो टोटल वेट है यही इसके ऊपर फोर्स की तरह कार्य कर रहा होगा, क्योंकि ये वेट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस सेक्शन को समझना है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ध्यान दे। ये जो टोटल वेट होगा ये इस बार में कहां पर एक्सपीरियंस्ड होगा, इस पोजीशन पे। अगर आप यहां का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो इस पे टोटल वेट कितना होगा, रो ए। कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, भाई इस सेक्शन के लिए पूरे सिस्टम का मटेरियल नीचे काम कर रहा होगा ना। लेकिन यदि मैं कहूं कि यहां का क्रॉस सेक्शन आप देखें और बताएं कि यहां के क्रॉस सेक्शन पर सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेशन हो रहा है, तो यहां के क्रॉस सेक्शन के लिए इस पे कौन सा वजन नीचे काम कर रहा होगा, सिर्फ इतना ही ना कि पूरा काम कर रहा होगा। अगर कहीं सेंटर में ले दोनों के बीच में तो कितना वजन नीचे काम कर रहा होगा बताओ, टोटल का वेट कितना है, रो ए एल। तो अगर बीच में लेंगे तो रो ए एल क्या हो जाएगा, L/2, क्योंकि इसके नीचे वाला ही तो यहां पे लोड लगा रहा होगा। अगर मैं यहां पे पूछूं कि यहां पर सेल्फ वेट के कारण कितना खिंचाव आएगा, 0। भाई इसके नीचे तो कोई वजन ही नहीं है, खींचेगा क्या। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अगर हम इस पॉइंट को क्रॉस सेक्शन एरिया मान लें कि ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम खुद के वजन के कारण कितना एलोंगेशन हो रहा है वो निकालना है, तो इस पोर्शन के लिए इसके नीचे वाला ही तो इसका वेट इस पर लग रहा होगा, तो इसके नीचे कितना वजन है, 0 है। लेकिन जैसे ही हम यहां पे जाएंगे तो अगर हमें यहां पे
निकालना है तो कितना वजन हो जाएगा भाई, इतना मटेरियल क्या है, और इस मटेरियल का वजन किधर काम कर रहा होगा, तो यहां पर निकालने के लिए इतना मटेरियल काउंट होगा। अगर हम यहां पर निकालें, सपोज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्शन, तो यहां पे L क्या हो जाएगा, L/2। तो इसके नीचे का वजन ही तो खिंचाव उत्पन्न करेगा, इसके ऊपर का वजन खींचेगा क्या इसको, नहीं, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और वजन ही तो फोर्स है। सेल्फ वेट में जो इसका वजन है वही किसकी तरह काम कर रहा है, फोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक ना। तो अगर यहां पर निकालना हो तो फोर्स के रूप में कितना वजन लेंगे, यहां से यहां तक, इस मटेरियल का जो वेट होगा वही इस सेक्शन के ऊपर फोर्स के रूप में नीचे की तरफ खिंचाव उत्पन्न कर रहा होगा। अगर हमको यहां लेना हो तो इस सेक्शन के लिए कितना मटेरियल का वजन लेंगे, यहां से लेकर के यही तो लटका हुआ है, तो यहां से यहां तक का जो मटेरियल का वेट है वही फोर्स के रूप में खींच रहा होगा। और अगर आपको यहां पर निकालना है उस केस में पूरे बार का मटेरियल किधर काम करेगा, नीचे। इसका एक ही मतलब है कि जो फोर्स है वो वेरिंग नेचर का है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। पूरे बार पे जो फोर्स लग रहा है वो किस नेचर का है, वैरी कर रहा है। अगर आप यहां निकालेंगे तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, यहां निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, यहां निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू कुछ और होगी, और यहां निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू कुछ और, क्योंकि यहां फोर्स वजन के रूप में है। किसके रूप में है, वजन। अगर हम ये सेक्शन ले रहे हैं तो यहां से यहां तक का वजन नीचे लगेगा, अगर हम ये सेक्शन ले रहे हैं तो यहां से यहां तक का वजन कहां लगेगा, नीचे फोर्स के रूप में लगेगा। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है। और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो अभी तक हम लोगों ने जो भी सीखा वो सब धड़ा का धड़ा रह जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने इलॉन्गेशन कैसे निकाला था भाई, हम लोगों ने डेल्टा एल कैसे निकाला था, इट इज PL अपॉन, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला तो हमारा यही था जो हमने सीखा था हुक्स लॉ से, ठीक ना। अब जरा देखिए यहां पर ये बार था और ये फोर्स क्या लग रहा था, P, इसका लेंथ था L, क्रॉस सेक्शनल एरिया था A, और E इसका यंग्स मॉडुलस था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, ठीक ना, E मटेरियल का सेम रहता है, बट व्हाट अबाउट P, इस केस के लिए P की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाली नहीं। अगर 10 न्यूटन था तो 10 न्यूटन है, ठीक ना, थ्रू आउट कितना रहेगा, 10 न्यूटन। बट इस केस में ऐसा नहीं। इस केस में आप जरा देखिए, इस केस में अगर हम यहां पे इस देखें कि कितना फोर्स लग रहा है, जरा देखिए, हमने फोर्स ब्रेक करना सिखाया था आपको। अगर यहां P लग रहा है और यहां P लग रहा है, हमें यहां निकालना है ये क्रॉस सेक्शन पे, जरा देखो यहां पर क्या लगेगा, इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, इधर फोर्स कितना लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा, बात समझ में आ रही है, इधर कितना लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा। अब जरा देखो यहां P और यहां P, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहां पे कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब है आप किसी भी सेक्शन पे निकालोगे फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी, P ही रहेगी, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक ना। लेकिन इस केस में क्या, जैसे ही यहां आप यहां पर निकालेंगे तो यहां से यहां तक का मटेरियल का वजन यहां पे फोर्स के रूप में लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वेट इज इक्वल टू लैम्डा A इंटू, ठीक है, इस सेक्शन के लिए। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा कि भाई आप यहां पे बताओ कि यहां पर क्या होगा, उस केस में क्या होगा भाई, इसके नीचे तो कोई वजन ही नहीं है, सो उस केस में F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं यहां कहूं कि यहां निकाल के बताइए, अगर ये दोनों का क्या है, आधा भाग है, दोनों का मिड पोर्शन है, तो इस पे अगर निकालना है तो इस पे जो फोर्स लगेगा यहां से यहां तक का वजन काम करेगा ना, वो वजन के रूप में चलेगा। उस केस में F कितना हो जाएगा, लैम्डा AL अपॉन, यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर हम ये सेक्शन ले, ये सेक्शन ले, ये सेक्शन ले, हर सेक्शन पर फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, इसका मतलब यहां पर कांस्टेंट केस है। और ये जो हमने निकाला था डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन A, दिस इज फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोर्स P।
तो इसका मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जहां भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या मैकेनिक्स पढ़ेंगे या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, जहां भी कोई चीज वेरी करने लगती है, हम इस तरह के फॉर्मूले यूज नहीं करते। इन दैट केस वी यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हम क्या यूज करते हैं? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्शन में कहीं भी एक स्ट्रिप ले लेते हैं। स्ट्रिप लेने का एक खास मकसद है। हम कहते हैं कि स्ट्रिप जो है इसकी थिकनेस क्या है? बहुत कम है। उस केस में इस स्ट्रिप के लिए हम मान सकते हैं कि यहां तो लंबाई ज्यादा दिख रही है ना, बट अगर हमने एक बहुत स्मॉल स्ट्रिप लिया है, उसके लिए हम फोर्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। बट उसका कंसिडरेशन क्या है कि जो हमने स्ट्रिप लिया उसकी थिकनेस क्या है? बहुत ही कम है। और इसीलिए उस स्ट्रिप के अलोंग हम क्या मान लेंगे कि फोर्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। उस स्ट्रिप को निकाल लेंगे, इलोंगेशन सबसे पहले स्ट्रिप में निकाल लेंगे और फिर उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द कंप्लीट लेंथ 0 to L। बात समझ में आ रही है? पूरे सिस्टम के लिए इंटीग्रेट कर दे। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, छोटे छोटे पोर्शन को निकाल कर सभी को क्या करना? जोड़ देना, और तब जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम फाइनल रिजल्ट बोलेंगे। तो इस प्रॉब्लम में स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए और एलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर से ए ले लिया और लेंथ कितना ले लिया? एल ले लिया। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई कि जो वेट है, हमें तो सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन निकालना है, और वेट हर सेक्शन के लिए क्या है? अलग अलग है। इसलिए फोर्स का जो नेचर है वो वेरिंग नेचर का है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। और फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए जो फॉर्मूला है वो यूजलेस है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर हमें निकालना क्या है? एलोंगेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से इस सेक्शन से x डिस्टेंस पे एक क्या ले लेंगे? एक स्मॉल थिकनेस का स्ट्रिप ले लेंगे। इसकी थिकनेस हमने कितनी मान ली? dx। फ्री एंड से, कौन से एंड से? फ्री एंड से हमने x डिस्टेंस पर एक स्मॉल स्ट्रिप कट कर लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है? dx। ठीक ना? और सबसे पहले हम इस dx के लिए क्या निकालेंगे? एलोंगेशन। कहेंगे क्यों? क्योंकि इस dx को की थिकनेस बहुत ही कम है। तो हम मान सकते हैं कि जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना ही फोर्स कहां लग रहा है? यहां लग रहा है। इसके दौरान जो फोर्स वेरी हो रहा था हमारा, उसको हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि थिकनेस क्या मानी हमने? बहुत ही कम। जो स्ट्रिप है वो बहुत ही छोटा है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम डेल्टा एल किसके लिए निकालेंगे? स्ट्रिप के लिए निकाल लेंगे। और इस स्ट्रिप के लिए हम फोर्स को यानी वेट को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। अगर ये स्ट्रिप यहां पर है तो इसके ऊपर कितने दूर का वेट काम कर रहा होगा? यहां से लेकर के यहां तक इसका वजन नीचे की तरफ काम कर रहा होगा स्ट्रिप के ऊपर। और इस फोर्स को हम इस स्ट्रिप के लिए क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिप क्या है? बहुत ही छोटा है। ठीक है ना? पी एल अपॉन ए, यही हमने पढ़ा है।
अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप के लिए हम फोर्स को क्या मान लेंगे कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो बताइए स्ट्रिप के लिए P की वैल्यू कितनी होगी, P का मतलब फोर्स, और फोर्स कहां से कहां तक, इस स्ट्रिप पे कहां से कहां तक का वजन फोर्स की तरह काम कर रहा होगा, इसके नीचे का हिस्सा। तो यहां से यहां तक का सबसे पहले वॉल्यूम बताइए कितना होगा, ए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और लेंथ हो गया x, a इंटू एक्स टोटल वॉल्यूम हो गया, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, लेमडा से। तो ये टोटल वेट हो जाएगा जो किसके नीचे है, स्ट्रिप के नीचे है। तो इट इज लेमडा a इंटू एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ p, किसके लिए, इस स्ट्रिप के लिए। बात समझ में आ रही है। इंटू l, इसके लिए स्ट्रिप का लंबाई कितना है, कितना लिया हमने, देखिए पहले पूरे बार की लंबाई l थी, लेकिन हमने स्ट्रिप की लंबाई कितना माना है, dx। तो l की जगह क्या हो जाएगा, dx अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया a इंटू यंग्स मॉडुलस E। जरा देखें a और a कैंसिल, सो इट इज लेमडा अपॉन E इंटू x इंटू dx। दिस इज द एलोंगेशन, किसमें है ये, इतना एलोंगेशन किसमें आएगा, स्ट्रिप में। बात समझ में आ रही है। स्ट्रिप का एलोंगेशन हमने निकाल लिया, अब हमें टोटल बार का एलोंगेशन निकालना। नेक्स्ट डेल्टा एल किसके लिए, बार के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, जो स्ट्रिप का एलोंगेशन आया है इसी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद द प्रॉपर लिमिट, और लिमिट क्या होगी 0 टू एल, कुल लंबाई, ठीक ना। सो इट विल बी इंटीग्रेशन 0 टू एल, और ये आ जाएगा लेमडा अपॉन ई एक्स इंटू, लेमडा अपॉन ई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, लेमडा भी कांस्टेंट है और ई भी क्या है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। सो इट इज लेमडा अपॉन ई इंटीग्रेशन 0 टू एल एक्स इंटू dx। एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2। सो इट इज लेमडा अपॉन ई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू, वैल्यू पुट कर देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, तो ये मिल जाएगा लेमडा, पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2e। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या आया, टोटल एलोंगेशन इन अ बार ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। ध्यान दे, हमने W को क्या माना है, टोटल वेट, ठीक ना। तो जरा देखो यहां एडजस्ट हो जाएगा क्या, लेमडा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, W अपॉन A इंटू एल, ठीक ना। इफ W इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ बार, उस केस में डेल्टा एल बार कितना हो जाएगा भाई, लेमडा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, W अपॉन ए एल, W अपॉन A इंटू एल, ये हो गया लेमडा की वैल्यू, साथ में क्या है एल स्क्वायर अपॉन 2e। अब जरा देखिए एल से कैंसिल हो गया, इट इज W एल अपॉन 2a। सो डेल्टा एल बार कितना आया, W एल अपॉन, बात समझ में आ रही है, कैसे फाइंड आउट करना। एसएससी में यहां से एक क्वेश्चन पूछ रखा है, पूछा यह है कि यदि ये वेट सिंपल टेंसाइल फोर्स के रूप में लगे तब, और जब सेल्फ वेट के रूप में लगे तब, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा। ध्यान दे, यदि ये फोर्स की वैल्यू कितना होता, W, ये लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A और यंग्स मॉडुलस E, तो यहां पर इलांगेशन कितना आता, W L अपॉन A, ठीक ना, कितना आता
WL/A। लेकिन अगर यही इस मटेरियल का सेल्फ वेट होता, उस केस में एलोंगेशन कितना हो जाता? हाफ हो जाता। WL/ क्या है? 2A। यानी यही फोर्स यदि इसका वेट हो जाता, उस केस में एलोंगेशन कितना होता? आधा होता। सेम इक्वेशन है, WL/AE और ये WL/2A। यानी ये कितना है? सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन है वो हाफ है, आधा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि किसी भी मटेरियल का जो बॉडी का जो है सेल्फ वेट अगर फोर्स के रूप में वर्क कर रहा है तो उससे उसमें कितना एलोंगेशन डेवलप। सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को समझना। ये बात समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर हमने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज क्यों किया। ठीक ना? ये चीज सभी को समझ में आई? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम हर उस जगह यूज करते हैं जहां भी कोई चीज वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं रहती है, वहां पर हमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक है आपका सिलेबस का, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन इन कंपोजिट बार या फिर कंपाउंड। कंपोजिट बार भी कहते हैं और इसे कंपाउंड बार भी कहते हैं। ठीक ना? ये जो वर्ड है कंपोजिट, कंपोजिट को समझने के लिए जाने दो या दो से ज्यादा मटेरियल को इस तरीके से ज्वाइंट कर देना ताकि वो बिल्कुल एक मटेरियल की तरह क्या करें? वर्क करें। बात समझ में आ रहा है? दो से ज्यादा मटेरियल को इस तरीके से सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में जोड़ना ताकि वो किसके तरह बिहेव करें? बिल्कुल एक सिंगल यूनिट की तरह बर्ताव करें। अगर आपको उसको समझना है तो घर में जब घर बनता है तो पिलर बनते हुए देखा है। पिलर में आप देखो बालू लग रहा है जिसको मोरंग कहते हैं, सीमेंट लग रहा है, चिप्स जिसको गिट्टी कहते हैं चिप्स लग रहा है, और साथ में सरिया लग रही है मेटल की। ठीक ना? लेकिन जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है देन ऑल द थिंग्स विल बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। पूरा पिलर कैसे काम करता है? क्या उसमें से बालू और गिट्टी अलग अलग काम करता है? क्या पूरा सेक्शन एक यूनिट बन जाता है, सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। उसी के अंदर मेटल भी है, उसी के अंदर आपका कंक्रीट भी है। कंक्रीट और मेटल यानी ध्यान दे, एक से ज्यादा मटेरियल हुआ ना, कंक्रीट अलग हो गया और मेटल अलग हो गया, उन दोनों से मिलाकर के आपका पिलर बन रहा है। ठीक ना? और वो किसके तरह बर्ताव कर रहा है? बिल्कुल एक यूनिट की तरह। अगर उसके ऊपर इलोंगेटिव फोर्स लगाए या कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाए तो ऐसा होगा क्या कि वो फोर्स छड़ के ऊपर लगेगा और कंक्रीट के ऊपर नहीं लगेगा? नहीं। तो दे विल बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। कंपोजिट मटेरियल बनाते क्यों है भाई? स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक ना? ओवरऑल यूनिट का स्ट्रेंथ क्या हो जाए? बढ़ जाए। हमारी यूज के अनुसार जो हमारी नीड है उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम कंपोजिट मटेरियल का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हमें निकालना है कि इसी कंपोजिट मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो। ठीक है, आइए देखते हैं। ध्यान दें, ये एक कंपोजिट मटेरियल है, इसका क्रॉस सेक्शन मैं यहां बना दे रहा हूं ताकि चीज समझ में आए।
ये देखिए, कुछ सिस्टम समझ में आ रहा है? ये दो बार हैं, एक बार जो ब्लैक कलर का अंदर है और एक इस बार के ऊपर भी एक दूसरा बार है, जो दोनों अलग अलग मटेरियल के। देखिए बीच में ये एक ब्लैक है और उसके ऊपर से कवर क्या हो रहा है, ब्लू वाला, ठीक है ना। सपोज अंदर में ये आपका स्टील है और ऊपर से हमने इसमें क्या दे दिया है, कॉपर। ऊपर से किसका आवरण लगा हुआ है, कॉपर, ठीक है। और ये एक कैसा है, क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक बार है, जिसके अंदर का मटेरियल स्टील का है और उसके ऊपर का जो मटेरियल है वो कैसा है, कॉपर का है। बात समझ में आ रही है? और ये दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि दे विल बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। कंपोजिट मटेरियल के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, सपोज यहां पर फोर्स क्या लग रहा है, P। एक्सटर्नल लोड, यहां पे जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की वैल्यू कितनी है, P। सो पहला कंडीशन है कि P शुड मस्ट बी इक्वल टू P1 P ऑफ स्टील प्लस P ऑफ कॉपर। बात समझ में आ रही है? जो टोटल लोड होगा वो एक के द्वारा नहीं लिया जाएगा, दोनों लोग उसको लेंगे। उस लोड का कुछ हिस्सा कॉपर लेगा और उस लोड का कुछ हिस्सा कौन लेगा, स्टील लेगा। जो भी एक्सटर्नली अप्लाइड लोड होगा, जो टोटल लोड होगा, वो चाहे जितने भी मटेरियल से मिलकर बना हो, सभी मटेरियल आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे, सभी के ऊपर लगेगा। सो इट इज P इज इक्वल टू P ऑफ स्टील प्लस P ऑफ कॉपर। नाउ दूसरी जो सबसे बड़ी कंडीशन है, ये पहला कंडीशन है, और जो सेकेंड कंडीशन है इसका कि दोनों दो मटेरियल से बना हो या तीन मटेरियल से बना हो, ये पूरा सिस्टम एक सिंगल यूनिट की तरह बर्ताव करेगा। बात समझ में आ रही? सिंगल यूनिट का मतलब है अगर इस P से आपने इसको खींचा, ठीक ना, उस केस में डेल्टा स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल कॉपर। यानी जितना स्टील में खिंचाव आएगा उतना ही खिंचाव किसमें आएगा, जितना डायमेंशन चेंज होगा स्टील का उतना ही डायमेंशन कॉपर का, क्योंकि दोनों एक यूनिट की तरह क्या कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। तो कंपोजिट मटेरियल के ये दो कंडीशन है, और इसी से एक तीसरा कंडीशन भी डिराइव हो जाता है। सपोज इसका लेंथ हमने कितना मान लिया, L। तो दिख रहा है जितना लंबाई कॉपर का होगा उतना ही लंबाई स्टील का। इसका मतलब है कि अगर इन दो कंडीशंस को हम देखें तो थर्ड कंडीशन क्या आएगी, स्ट्रेन जो डेवलप होगा कॉपर में, स्ट्रेन किसमें, कॉपर में, दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल। और स्ट्रेन जो डेवलप होगा स्टील में, दिस इज डेल्टा एल स्टील और ये अपॉन एल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एल ऑफ स्टील एंड एल ऑफ कॉपर एंड एल ऑफ स्टील। एल ऑफ कॉपर किसके बराबर है, एल ऑफ स्टील के। दिख रहा है दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। और साथ ही इस कंडीशन को देखें, डेल्टा एल कॉपर का डेल्टा एल स्टील के बराबर है। इसका क्या मतलब है, E that is strain in copper is equal to strain in steel. This is the third condition. स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन, तो दोनों के लिए डेल्टा एल की वैल्यू भी सेम है और एल की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो यहां तीसरा केस क्या बन जाएगा, E ऑफ स्टील शुड मस्ट बी इक्वल टू E ऑफ कॉपर। क्लियर है? तो कंपोजिट मटेरियल में अगर हम देखें तो स्ट्रेन की वैल्यू हर एक मटेरियल का क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर एक मटेरियल के अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा वो भी क्या रहेगा, सेम होगा। अंतर सिर्फ किस में आ रहा है भाई, लोड में। जो टोटल एक्सटर्नली अप्लाइड लोड होगा वो हर सेक्शन अपने में कुछ ना कुछ, अगर कॉपर है, स्टील है या फिर इसके अलावा कास्ट आयरन है,
तो टोटल लोड इन सभी के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो P इज इक्वल टू P ऑफ स्टील, इस केस के लिए P ऑफ स्टील प्लस P ऑफ कॉपर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि कितना लोड स्टील लेगा और कितना लोड कौन लेगा, कॉपर। ये चीज हम लोगों को निकालना होता है। कंपोजिट बार के केस में हमें क्या लेना हो, क्या निकालना पड़ेगा कि जो अलग अलग मटेरियल है, तो ये अलग अलग मटेरियल टोटल अप्लाइड लोड का कितना हिस्सा खुद ले रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? आइए फाइंड आउट करते हैं। दैट इज आपको P ऑफ कॉपर निकालना है और P ऑफ स्टील। ये तो पता है कि इलोंगेशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रेन दोनों में क्या होगा, सेम। ठीक है। स्ट्रेन निकालने के लिए डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा एल निकालने के लिए पी एल अपॉन ए। ठीक ना, पी एल अपॉन, अच्छा एक चीज और डाल लें, डेल्टा एल अगर आप स्टील का निकाल रहे हैं तो पी एल अपॉन ए। ध्यान रखना है यहां पर कि ये जो P है वो ये होगा P ऑफ स्टील। एल तो सबका सेम है, ठीक ना, ए अलग है, स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है और कॉपर का अलग है। तो टोटल नहीं लेना है, इसमें जो हिस्सा स्टील का है सिर्फ वही लेना है। अगर आप स्टील में निकाल रहे हैं तो जो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील का है वही लेना है। जैसे इस केस में ये स्टील अंदर वाला क्या है, स्टील है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जो ऊपर वाला है वो किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कॉपर का। तो जब कॉपर का लेंगे तो सिर्फ ब्लू वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे और जब स्टील का लेंगे तो सिर्फ ब्लैक वाला लेंगे। क्लियर है? और फिर E की वैल्यू स्टील का अलग होगा और कॉपर का अलग होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे चीजों को लेकर चलना होगा। फिलहाल सबसे पहले हमें यह सीखना है कि P स्टील का या जो भी अलग अलग मटेरियल है उन सबका अलग अलग P की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ठीक ना? ठीक है, तो कंपोजिट मटेरियल के लिए हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, एक काम करते हैं स्टील कॉपर को हटाते हैं, ठीक ना, और यहां कर दे रहे हैं P1 और यहां कर देते हैं मटेरियल 1 और मटेरियल 2। ठीक ना, सो इट इज 2 एंड दिस इज 1। डेल्टा L1 डेल्टा L2, 3 मटेरियल है तो नंबर 3 बढ़ जाएगा, 4 मटेरियल तो नंबर 4 बढ़ जाएगा। ठीक ना देखिए अगर हम डेल्टा L1 की बात करें तो डेल्टा L1 को क्या लिख सकते हैं, P1 L अपॉन A1 E1 लिख सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए क्या लिख सकते हैं, P2 L अपॉन A2 इंटू। क्लियर है? L और L दोनों में क्या है, लंबाई दोनों का सेम है। सो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, P1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू P2 अपॉन A2 E2। क्लियर है? हाँ जी। अब यहां से यदि हम P1 की वैल्यू लिखें तो ये क्या हो जाएगा, P2 इंटू A1 E1 अपॉन A2 E2। क्लियर है? हमने P1 निकाल लिया। सिमिलरली यदि यहीं से हम P2 निकालें तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम केस से किसकी वैल्यू निकालनी है, P2। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखिए P1 A2 E2 अपॉन A1। हाँ सर, सेकंड क्लास सेकंड पीरियड तो मेरा ही है ना, सेकंड पीरियड मेरा ही है ना। सेकंड पीरियड नहीं होगा आपका। अच्छा, तो अगर आप पढ़ाएंगे नहीं नहीं बस मैं 2 मिनट में छोड़ रहा हूँ। मैं तो ट्यूसडे सोच करके मैं तो सोचा कि चलो आज लंबा लेंगे क्योंकि अगला पीरियड आरएसी का मेरा ही है, लेकिन वो कल है। ओके सर, 2 मिनट से। हाँ जी ठीक है, तो इस तरीके से हमने P1 और P2 क्या कर लिया, P1 और P2 को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जरा देखें इस इक्वेशन को उठा करके यहां पुट कर दे, P इज इक्वल टू P1 के जगह P1 की वैल्यू निकाल रखी है हमने इन टर्म्स ऑफ P2, P2 प्लस A1 E1 अपॉन A2 E2 और प्लस, ओह सॉरी
क्लियर है? नाउ P इज इक्वल टू P2 कॉमन हो गया, 1 प्लस A1 E1 अपॉन E2, ठीक ना? सो यहां से P2 निकल जाएगा, P2 कितना हो जाएगा? P अपॉन 1 प्लस A1 E1 अपॉन A2 E2। तो इस P में P2 की वैल्यू निकल गई, और इसी P में यदि हम P1 निकालना चाहें तो सिंपली रिप्लेस कर देंगे। तो P1 कितनी आ जाएगी बताइए जरा? P अपॉन 1 प्लस A2 E2 अपॉन A1। तो इस तरीके से हम लोग P1 और P2 की वैल्यू क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। कहीं कहीं आपको P ना देके सिग्मा दिया रहेगा, P की जगह क्या दिया रहेगा? सिग्मा दिया रहेगा। तो हम लोग को पता है सिग्मा को A के साथ क्या रिलेशन है? स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाई A। तो P की जगह हम लोग क्या ले लेंगे? सिग्मा इंटू A, और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये तरीका है किसके लिए? कंपोजिट सेक्शन के लिए या फिर कंपाउंड। ठीक है, आज यही रहने देते हैं हम लोग, कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।